हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट के एक चैप्टर या एक यूनिट कह सकते हो जिसका नाम है अबुल फजल और राजशाही। देखो, अबुल फजल ने राजशाही या राजसत्ता के बारे में जो भी बातें की हैं वो सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में, इस यूनिट में हमें कवर करना है। और अगर इस अबुल फजल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी बातें इस वीडियो में आपको नोट्स के रूप में बताई जाएंगी वो सारी की सारी बातें आप अपने आंसर में ज़रूर लिख के आना। अगर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है, मतलब आपको अगर जो शॉर्ट नोट करके जो 2 ऑप्शन दिए जाते हैं लिखने के लिए, अगर उसमें क्वेश्चन आता है तो आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स को आप स्किप भी कर सकते हो। बट जितने भी यहाँ पर नोट्स दिया जा रहा है वो सारा नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन नोट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें या फिर अच्छे से याद कर लें। अबुल फजल भारत में मुगल शासन का प्रसिद्ध इतिहासकार और मुगल सम्राट अकबर का प्रधान सचिव था। वह शेख मुबारक का दूसरा पुत्र था। अबुल फजल का ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार का राजकवि था, लेकिन अबुल फजल ने अपना आरंभिक जीवन विद्या विद्या अध्ययन में लगाया। तो फ्रेंड्स, अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल मुगल शासन का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था जो कि अकबर के काफ़ी क्लोज था। आप उसे अकबर का दोस्त भी कह सकते हैं। 15 वर्ष की आयु तक वह अरबी, यूनानी दर्शन और सूफी मत में पारंगत हो गया। मतलब कि इसमें उसने यूनानी दर्शन, सूफी मत इसको काफ़ी अच्छे से देखा, काफ़ी अच्छे से अरबी भाषा को सीखा। उसने राज दरबार की सेवा 1574 में आरंभ की। अपनी विलक्षण बुद्धिमत्ता और विद्वता के कारण वह शीघ्र ही अकबर का सबसे विश्वासी सलाहकार और घनिष्ठ मित्र बन गया। शेख मुबारक, फैजी और अबुल फजल तीनों को सूफी मत में अगाध आस्था थी। मतलब जो शेख मुबारक थे वो अबुल फजल के पिता थे, और अकबर और देखो, शेख मुबारक जो थे वो अबुल फजल के पिता थे, और फैजी जो था वो अबुल फजल का बड़ा भाई था, और जो अबुल फजल था ये तीनों ही सूफी मत में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। अब सूफी मत क्या था? देखो, सूफी मत था जो हिंदू दर्शन की कुछ मान्यताओं को इस्लाम के साथ जोड़कर लोक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयत्न करता था, वो सूफी मत था। देखो, सूफी मत में बहुत उदारता के विचार थे जिसमें कि मानवतावादी विचार थे। जो इस्लाम धर्म में जो मानवतावादी विचार थे, कुछ हिंदू धर्म की मान्यतावादी विचारों को लिया गया था, तो ये सूफी मत था। मुगल सम्राट की धार्मिक नीतियों के निर्माण में इन तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो दोस्तों, हम यहाँ पर अबुल फजल को क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, यहाँ पर अबुल फजल का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा रोल तो ये है कि जो इस्लामी दर्शन जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन देखा जिसमें कौटिल्य थे, मनु थे, फिर जब इस्लामी राजनीतिक चिंतन भारत में आता है तो उसमें बस हमें प्रमुख बरनी और अबुल फजल देखने को मिलते हैं, तो इसलिए हम अबुल फजल को पढ़ रहे हैं। बट अबुल फजल को पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो एक, मतलब ऐसा, आप उसे इतिहासकार कह सकते हो, राजनीतिक सिद्धांतकार कह सकते हो, जिसने कि सुलह एक कुल जैसी नीति को सामने रखा। जिस और उसकी ही नीतियों की बदौलत जो अकबर था या जो शासक था उसने उसकी नीति को फॉलो किया। जैसे कि अकबर ने जो जजिया कर वगैरह था तो उसको हटा दिया था। इसके अलावा हिंदुओं पर और अन्य लोगों पर जो इस्लामिक नहीं थे, जो मुस्लिम नहीं थे, उन पर जो तीर्थ यात्रा कर लगता था उसको भी हटा दिया था अकबर ने। तो वो क्यों हटाया था? उसमें एक अबुल फजल का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। अकबर की खुद भी जिज्ञासा थी, वो अध्यात्म को जानना चाहता था, सभी धर्मों में समानता लाना चाहता था। वो भी चाहता था कि सुलह ए कुल की नीति को फॉलो किया जाए, सुलह ए कुल की नीति लागू की जाए। बट इस नीति में अबुल फजल का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था, इस वजह से भी अबुल फजल को पढ़ा जाता है। और अबुल फजल सिर्फ अकेला नहीं था, उसके जो पिता थे, उसके जो भाई थे, वो भी ऐसे ही विचार रखते थे। एक तरह से कहा जाए तो इन लोगों के सब इन इसका जो परिवार था अबुल फजल का, उन जो तीनों ही लोग थे, अबुल फजल के पिता, उसके भाई और अबुल फजल, इनके जो विचार थे वो काफ़ी उदारता वाले थे। फैजी की तरह अबुल फजल भी अकबर के दरबार के नवरत्नों में सम्मिलित था, परंतु शहजादा सलीम को, जो कि बाद में सम्राट जहांगीर बना, अबुल फजल के साथ सम्राट अकबर की गहरी मित्रता पसंद नहीं थी और उसने षड्यंत्र रचा कर अबुल फजल की हत्या कर दी। वैसे एक बात याद रखना, सलीम ही जहांगीर
के नाम से फिर सम्राट बनता है। ठीक है, सलीम और जहांगीर एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। तो सलीम पसंद नहीं करता था अबुल फजल को, क्योंकि उस समय अबुल फजल अकबर का गहरा मित्र था और अकबर और सलीम की लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो इस वजह से सलीम अबुल फजल को पसंद नहीं करता था और उसी कारण फिर वो उसकी हत्या करवा देता है अपने दोस्त से। तो इस तरह से अबुल फजल की हत्या हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अबुल फजल को हल्का सा समझा है। थोड़ा सा मैं अगर एक्स्ट्रा बता दूँ, नोट्स में ना बताऊँ, तो अबुल फजल को अपने पिता से ऐसे विचार मिले थे कि हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं वो सह अस्तित्व के साथ सभी समान हैं, सभी एक ईश्वर की संतान है। ऐसे विचार उसको अपने पिता से मिले थे और सभी समान रूप से एक ही स्थान पर मिलजुल कर रह सकते हैं। तो ऐसे विचार अबुल फजल को अपने पिता से काफ़ी, उसके पिता के ऐसे विचार थे जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो यहाँ तक हमने अबुल फजल को समझा है, अबुल फजल को हल्का हल्का देख लिया है। अब देखो दोस्तों, डायरेक्टली अब अबुल फजल ने राजशाही या राजसत्ता का सिद्धांत बिल्कुल डायरेक्ट नहीं दे दिया कि ये चीज़ें राजसत्ता या राजशाही का सिद्धांत है। अब हम उसके जो जो भी उसके विचार थे, उसने जो भी सिद्धांत दिए हैं, उसमें हम उसके राजशाही के सिद्धांत को समझेंगे। मतलब अब यहाँ पर आपको नोट्स में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो कुल मिलाकर कहा जाए तो उसका राजशाही या राजसत्ता का सिद्धांत आप कह सकते हो। साहित्य जगत में अबुल फजल अपनी दो महत्वपूर्ण कृतियों के लिए विख्यात है। मतलब उसने दो पुस्तकें लिखी हैं, दो किताबें लिखी हैं जिसके लिए वो विख्यात है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है। एक का नाम है अकबरनामा और दूसरा का नाम है आईने अकबरी। अकबरनामा क्या है? अकबरनामा वो बुक है, वो किताब है जिसमें अकबर के पूर्वजों से लेकर अकबर के उत्कर्ष तक का विवरण दिया गया है। मतलब अकबरनामा में बताया गया है कि पहले बाबर आया था, बाबर ने छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया, फिर हुमायूं आया, हुमायूं ने थोड़ा बड़ा साम्राज्य बनाया, थोड़ा सा ही, बट वो फिर जल्दी ही कुछ समय बाद ही चल बसता है। उसके बाद फिर अकबर को छोटी ही सी उम्र में साम्राज्य को संभालना पड़ता है, फिर अकबर धीरे धीरे एक बहुत महान, एक बड़ा शासक बनता है। तो ये सारी चीज़ें अकबरनामा में लिखी हुई हैं। और दूसरी जो किताब है अबुल फजल की, उसका नाम है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी में क्या लिखा है? आइन ए अकबरी में प्रशासन के बारे में लिखा है कि अकबर की प्रशासन प्रणाली कैसी रही थी, उसने अपने शासन में क्या क्या सिद्धांत फॉलो किए थे। जैसे कि अकबर का शासन था तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस तरह से न्याय किया जाता था, कार्यवाही, सैनिक या पुलिस तो नहीं होती थी, बट उस पुलिस की जगह पे जो सैनिक वगैरह होते थे वो किस तरह से कार्यवाही करते थे, दंड किस तरह से दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन के बारे में आईने अकबरी में लिखा गया है। अकबर की विचारधारा के कुशल प्रवक्ता के नाते अबुल फजल ने सम्राट के विचारों को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की। फिर उसने अकबर के व्यक्तित्व का अनोखा चित्रण प्रस्तुत किया। एक ओर वह देवी मान्यता से मंडित राजतंत्र के ईरानी आदर्श का प्रतिरूप था, दूसरी ओर वह सूफी मत के अनुरूप इंसानी कामिल, सर्वगुण संपन्न मनुष्य का सजीव उदाहरण था। देखो दोस्तों, जो अबुल फजल था उसने अकबर के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा ऊपर उठा दिया था। उसने अकबर को एक तरह से देवीय मान्यता प्राप्त दर्जा दिया था कि देवी का जो मान्यता है वो प्राप्त है अकबर को, जो ईश्वर है उसकी मान्यता प्राप्त है, और उसे सर्वगुण संपन्न एक राजा के रूप में उसके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाया था। देखो दोस्तों, नोट्स में कुछ चीज़ें अगर हार्ड हैं तो जब मैं उसे समझाता हूँ तो आप उसे इजी लैंग्वेज में समझकर लिख कर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्ड लिख कर ही आइए। देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट आप वही वर्ड लिखो जो हार्ड है। एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है, आप बस समझ लो। समझ लोगे तो बना बना कर आप लिखो अच्छे से। बस हाँ, समझना है तो अच्छे से समझो ताकि थोड़ा अच्छे से लिख के आओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा आसान वर्ड लिख रहे हो, बिल्कुल ज़्यादा आसान में भी नहीं जाना है, नॉर्मल। स्वयं अबुल फजल राजतंत्र को अल्लाह का नूर, ईश्वरीय ज्योति मानता था। उसका विश्वास था कि अन्य सब तरह की सत्ता की तुलना में राजतंत्र की सत्ता सबसे पावन है। देखो, उसने राजतंत्र के बारे में क्या कहा, यहाँ पर अबुल फजल ने राजतंत्र को बहुत अच्छा कहा है। जैसे कि देखो, पहले लोकतंत्र होता था ना, लोकतंत्र अलग तरीके का होता था। जैसे कि छोटे छोटे गणतंत्र होते थे जहाँ पर बहुत समूह मिलकर राज करते थे। बहुत प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे छोटे 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 समूह हुआ करते थे, वो आपस मतलब वो कुछ गणराज्य में मतलब एक तरह से लोकतंत्र की तरह शासन चलाते थे। बट यहाँ पर राजतंत्र की बात की जा रही है। वैसे भारत में लगा ज़्यादातर राजतंत्र ही रहा है।
तो अबुल फजल ने राजतंत्र को बहुत अच्छा कहा है, पवित्र कहा है कि ये ईश्वर का नूर है, मतलब कि जो भगवान की जो ऊर्जा है, जो लाइट है, जो रोशनी है, वो राजतंत्र ही है। राजतंत्र ही सबसे बड़ी चीज़ है। यही कारण है कि लोग उसका सामना होने पर स्वाभाविक रूप से नतमस्तक होते हैं। तो यही कहा है कि जो राजतंत्र है वो बहुत पवित्र चीज़ है, और जब भी राजतंत्र के सामने यानी कि राजा के सामने कोई व्यक्ति आता है तो वो हमेशा मतलब सलाम करता है या नतमस्तक हो जाता है। इस तरह अबुल फजल ने अकबर को ऐसे दिव्य चरित्र का रूप दे दिया जो सम्राट और उसके साम्राज्य का अंत हो जाने के बाद भी इतिहास के पन्नों पर जीवंत रहा। जहां अबुल फजल के पूर्ववर्ती मुस्लिम विचारक भारत में इस्लामी शासन को साधारणतः मुस्लिम समुदाय के वर्चस्व का साधन मानते थे, वहां अबुल फजल ने इस शासन के अंतर्गत हिंदू और मुस्लिम समुदायों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पीसफुल को एग्जिस्टेंस का समर्थन किया। यही विचार अकबर की सुलह कुल की नीति का मूल मंत्र है। तो देखिए दोस्तों, अबुल फजल ने राजशाही में यानी कि राजतंत्र को सबसे पवित्र माना, जिसमें उसने अकबर के व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा दिया, उसके व्यक्तित्व को दिव्य यानी कि एक ईश्वरीय शक्ति के रूप में दिखाया। इसके साथ ही जो उसने जो राजतंत्र है, जो शासन था, इस्लामी शासन जो राजतंत्र था, राजशाही था, उसको सबके लिए बताया, उसको सुलह कुल से जोड़ दिया। पहले क्या था, पहले जो विचारक थे वो मुस्लिम, अगर जो शासन इस्लामी शासन था भारत में, तो उसे मुस्लिम वर्चस्व का रूप मानते थे कि इस्लामी शासन है तो शरीयत ही लागू होना चाहिए, शरीयत का नियम ही लागू हो, या जो इस्लामी शासन है उसके अंतर्गत जो मुस्लिम समुदाय है उससे ज़्यादा वर्चस्व मिले, उसे ज़्यादा अधिकार मिले। तो ऐसे जो पहले विचारक थे वो ऐसा सोच रहे थे, और मुस्लिम शासन था तो वो मुस्लिमों का वर्चस्व मानते थे। लेकिन जो अबुल फजल था उसने सह अस्तित्व सह अस्तित्व की भावना होती है, सह अस्तित्व का मतलब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का मतलब कि सभी मिलजुल कर रहें, इस भावना का प्रचार किया। उसने इस भावना को आगे बढ़ाया, और इसी भावना से प्रभावित होकर अकबर ने फिर क्या किया, सुलह कुल की नीति को लागू किया। और सुलह कुल की नीति को लागू करने के पीछे अबुल फजल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि भाई जब डिस्कशन होता था, दोनों दोस्त के रूप में ही किया करते थे, तो अबुल फजल और अकबर जब बात करते थे, ये लोग धर्म वगैरह की, धर्म की कुरीतियों वगैरह की, मान्यताओं वगैरह की, तो ये इसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि जो तर्क बुद्धि कह रही है, जो हमारा दिमाग कह रहा है कि सभी समान है, चाहे कोई सा भी धर्म हो, सभी धर्म समान है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और इसी पर फिर बल दिया गया। तो यहाँ पर शासन प्रणाली को, राजतंत्र को सह अस्तित्व के सिद्धांत से अबुल फजल ने जोड़ा। इस नीति को अपनाकर अकबर ने विविध सांस्कृतिक समूहों के संयोग से एक स्थिर प्रशासनिक एवं सैनिक ढांचे का निर्माण किया। वस्तु सुलह कुल का सिद्धांत आज के भारत में भी राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन का आधार वाक्य माना जाता है। तो देखो दोस्तों, अब इससे अकबर का फायदा हुआ, एक चीज़ ये हुई कि देखो सुलह कुल की नीति फॉलो करने के कारण अकबर ने जो दूसरे जो समुदाय थे उनको भी बढ़ावा दिया, उनका भी साथ लिया, और सांस्कृतिक एक जो अलग अलग जो संस्कृति के लोग थे, समुदाय थे, उनको एक साथ लाने का प्रयास किया। और इससे क्या हुआ, जो साम्राज्य था वो काफ़ी मजबूत हुआ। और ये जो सुलह कुल की नीति थी, वो उससे क्या हुआ, एकता की भावना फैली, राष्ट्रीय एकता की भावना फैली। और आज भी हम देखते हैं हमारे अंदर जो समानता के विचार हैं वो उस समय विकसित होना शुरू हुए थे, और आज हम लोग काफ़ी मतलब सजग हैं इस बात को लेकर कि हम सब समान हैं। और वैसे भी भारत में जो सिद्धांत रहा है सर्वधर्म समभाव, तो अबुल फजल का जो सिद्धांत था सह अस्तित्व का, अकबर की जो नीति थी सुलह कुल की, इन सब ने, और जो भारत का सिद्धांत रहा है सर्वधर्म समभाव, इन सब ने मिलकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आज भी। देखो दोस्तों, यहाँ पे अकबर का सबसे या अबुल फजल का सबसे बड़ा जो रोल है वो ये है कि जब बहुत सारी बात आती है कि जो मुस्लिम शासक थे बहुत क्रूर थे या ऐसी ऐसी बात थी, तो वहाँ पर अकबर का एग्जाम्पल देकर, यहाँ पर अकबर का एग्जाम्पल देकर सुलह ये सह अस्तित्व की बात को लाया जाता है कि अकबर एक ऐसा राजा था जो उदार था। तो हमें फिर अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई, ऐसे शासक भी थे जो उदार थे, जो सभी धर्मों को समान रूप से देख रहे थे। अबुल फजल बादशाहत यानी कि जो राजा का पद था, राजपद को ईश्वर का वरदान मानता था। उसका विचार था कि बादशाह यानी कि राजा
उन कर्तव्यों से बंधा है जो ईश्वर ने उसके लिए निर्धारित किए हैं। उसे शासन का अधिकार इस शर्त पर सौंपा गया है कि वह विशाल हृदय होगा और प्रजा के साथ पिता के समान बर्ताव करेगा। लोक कल्याण उसका सर्वोपरि कर्तव्य था। तो देखिए दोस्तों, अब अबुल फजल ने राजशाही के बारे में और भी बातें कही, जैसे कि अबुल फजल ने कहा जो बादशाह का जो पद है, जो राजा की जो सीट है, वो ईश्वर की देन है, ईश्वर ने उसको दिया है। बट साथ में ही ईश्वर ने राजा को कई सारे कर्तव्यों से बांधा है, जैसे कि कौटिल्य और मनु ने कई सारे धर्म के नाम पर बांध दिया था ना राज्य को, कि राजा का धर्म ये है, राजा को प्रजा की रक्षा करनी है। तो उसी तरह अबुल फजल ने भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया है कि जो राजा है, बादशाह जो होगा, वो कर्तव्यों से बंधा है। और उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य कई सारे कर्तव्य हैं, बट साथ में ये कि उसे अपना विशाल हृदय रखना है, मतलब दया की भावना उसको अपने अंदर रखनी है। और लोक कल्याण यानी कि जनता की भलाई के लिए कार्य करना है। और जनता जो है वो उसे अपने पुत्र की समान या बेटे की समान या संतान के समान, बादशाह जनता को या प्रजा को अपनी संतान के समान मानेगा। बादशाह किसी मानवीय कानून से नहीं बंधा था, वह केवल ईश्वरीय कानून से बंधा था। वह रीति रिवाज या किसी समानांतर सत्ता का पाबंद भी नहीं था। हालांकि न्याय से जुड़े मामलों में प्रचलित मान्यताओं और प्रथाओं पर विचार किया जा सकता था। इसका यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि प्रजा को अपने राजा पर अंकुश रखने का कोई अधिकार नहीं था। राजा नैतिक नियमों से अवश्य बंधा था, लेकिन नैतिक प्रश्नों की व्याख्या के लिए वह किसी अन्य सत्ताधारी से सलाह लेने को बाध्य नहीं था। इस तरह अबुल फजल को पूर्ण सत्तावाद का समर्थक, यानी कि जो पूरी तरह सत्ता हो एक व्यक्ति के हाथ में, तो उसके रूप में उसका समर्थक मान सकते हैं। लेकिन उसके चिंतन में निरीशंस तंत्र के समर्थन की कोई गुंजाइश नहीं थी। देखो दोस्तों, यहाँ पर अबुल फजल ने राजा को जो कर्तव्य बांधे थे, राजा को कर्तव्यों से जिन कर्तव्यों से बांधा, वो ईश्वरीय थे। ईश्वरीय का मतलब कि उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसी को नहीं था, वो बस राजा को था। राजा को अगर लगता था कि भाई मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, नैतिकता का विचार अगर उससे आता था, उसे लगता था कि ये जो जजिया कर है वो लेना गलत बात है, वो एक असमानता को बढ़ाता है, या कुछ भी उसे कुछ भी लगता था, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही करता था। बस यही था कि उस पर जो बाउंडेशन थी वो नैतिकता की थी, कि अगर राजा को लगता है कि ये काम गलत है तो उसे वो काम नहीं करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी है चाहिए उसको। और उसका जो हृदय होना चाहिए उसमें दया होनी चाहिए, और साथ में उसे जनता की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो थी वो नैतिकता की थी, कंपलसरी नहीं थी। अगर वो मान लो नहीं करता तो भाई कौन आकर उसको हटा देता गद्दी से, ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा तो राजा था वो। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इस तरह से कई और साथ में अबुल फजल ने ये भी कहा था कि राजा किसी मानवीय कानून से बंधा नहीं है, और कोई भी राजा को एक तरह से निर्देश नहीं दे सकता कि तुमने ये काम किया या नहीं किया। नैतिक नियमों के बारे में राजा को व्याख्या नहीं दे सकता। तो इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि जो जो अबुल फजल था वो पूर्ण सत्तावाद का समर्थक था। पूर्ण सत्तावाद का मतलब होता है जब जो राज्य है, देश है जो पूरा, उसकी शक्ति जब राजा के अंडर में हो, किसी एक शासक के पास होती है पूरी शक्ति, सारी शक्ति, तो उसे हम पूर्ण सत्तावाद कहते हैं। तो इसलिए अबुल फजल को पूर्ण सत्तावाद का समर्थक कहा जाता है। बट हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अबुल फजल का जो सिद्धांत था उसमें राजा को निरंकुश बनाने की बात नहीं की गई थी। निरंकुश का मतलब होता है कि राजा ध्यान ही नहीं देगा, सारी शक्ति तो रखता है अपने पास, बट राजा ध्यान ही नहीं देगा। तो अबुल फजल के सिद्धांत में राजा को सारी शक्तियां दी गई, उसे पूर्ण सत्तावादी बनाया गया, बट फिर भी उसे निरंकुश बनने से मना किया गया कि राजा को अपनी जनता पर ध्यान देना है। ये सारी बातें कही गई। बर्नी की तरह अबुल फजल ने भी निरीशंस तंत्र यानी कि निरंकुश तंत्र की तीव्र निंदा की है। उसने लिखा है कि अपनी असंयत इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रजा का दमन राजा को शोभा नहीं देता। इसकी तुलना में लोक कल्याण का कार्य सर्वथा सही है। तो देखो दोस्तों, बर्नी की तरह बर्नी ने भी निरंकुश तंत्र को सही नहीं ठहराया वैसे, बट बर्नी के बारे में अभी छोड़ो, अबुल फजल की हम बात कर रहे हैं। तो अबुल फजल ने निरंकुश तंत्र का विरोध किया है, कहा है कि उसे अपनी प्रजा की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, उस पर अत्याचार या उसका दमन नहीं करना चाहिए उसको, बल्कि
कल्याण, लोक कल्याण, जनता का कल्याण पर ध्यान देना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन के स्तर पर अबुल फजल ने ऐसी व्यवस्था का समर्थन किया है जिसमें संपूर्ण शक्ति का स्रोत तो स्वयं बादशाह रहेगा, लेकिन राजकाज के विभिन्न पक्षों की देखरेख के लिए उसे अपनी सत्ता अलग अलग विभिन्न अधिकारियों में बांट देनी चाहिए, ताकि वे अपने अपने क्षेत्र में राज्य के अलग अलग कृत्यों को यानी कि कार्यों को संपन्न कर सकें। देखो दोस्तों, यहाँ पर अबुल फजल ने थोड़ा सा राजशाही के बारे में, कुछ प्रशासन के बारे में बातें कही। जैसे कि अबुल फजल ने कहा कि जो राजा है उसके पास प्रशासन की सारी शक्ति रहे, ठीक है, सारी शक्ति बादशाह के ही पास रहनी चाहिए, उसका जो स्रोत है वही होना चाहिए, बट फिर भी अलग अलग कामकाज होते हैं, तो इसीलिए जो अलग उसके जो शक्ति है उसको अलग अलग अधिकारियों में भी बांट देनी चाहिए, ताकि जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा एरिया है, वहाँ पर जो राजा के कार्य हैं वो सही ढंग से या पूरी तरह हो पाएँ। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास पूरी पावर होती है, आज के टाइम पर होती है, ठीक है। पूरे देश राष्ट्रपति का नाम उदाहरण लेते हैं, चलो राष्ट्रपति के पास मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री नहीं है तो राष्ट्रपति के पास सारी शक्ति है पूरे स्टेट की, पूरे देश की, बट फिर भी एक अकेला व्यक्ति, मान लो दिल्ली का अगर राष्ट्रपति है, तो मान लो वो कोई काम है केरल में या नागालैंड में, तो एक राष्ट्रपति जो दिल्ली में बैठा है वो वहाँ पर कैसे काम कर पाएगा। तो इसीलिए सभी दिशाओं में अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि काम सही से समय पर हो पाए। अगर हर चीज़ के लिए जो शक्ति है अगर राष्ट्रपति के पास है, अगर राष्ट्रपति छोटे अधिकारियों को पावर ना दे, तो इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन मतलब आ जाएंगी सामने। देखो ताकि देखो साम्राज्य बड़ा होता है, तो अगर राजा हर सारी शक्ति अपने पास रखेगा, छोटी छोटी शक्तियाँ भी अपने पास रखेगा, तो इससे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी। देखो मान लो जो दिल्ली का राष्ट्रपति है उसके नाम पर कई सारे काम किए जाते हैं और अधिकारियों के पास कई तरह की पावर होती है। अब मान लो केरल में किसी व्यक्ति का आधार कार्ड बनाना है, ठीक है, और आधार कार्ड बनाने वाले व्यक्ति के पास कोई पावर ही नहीं है। वो कहेगा पहले मैं राष्ट्रपति का साइन ले लूँगा, आप डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, मैं डॉक्यूमेंट्स ले जाके राष्ट्रपति को दे दूँगा, वो जब साइन करेगा तब आपका आधार कार्ड बनेगा। तो इससे बहुत सारी दिक्कतें हो जाएँगी, टाइम लॉस होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। राजा को भी साइन करते-करते युद्ध करने का ही टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का अगर उदाहरण लें, तो इसमें क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आ जाएँगी। इसलिए जो राष्ट्रपति होते हैं या जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, राजा कह लो, बादशाह कह लो, वो जो छोटे अधिकारी होते हैं उनको भी कुछ शक्तियाँ दे देते हैं, ताकि वो अपने आप उन शक्तियों के अकॉर्डिंग कामकाज सँभाल सकें। तो अबुल फज़ल यही कह रहा है कि जो छोटे अधिकारी होंगे या जो छोटे-मोटे कामकाज हैं, उनके लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करके उनको शक्तियाँ या पावर दे देनी चाहिए, ताकि कामकाज सही से हो सके। हालाँकि जो शक्ति का जो स्रोत है वो बादशाह ही रहेगा। इसके अलावा जो राजा है, जो बादशाह है, वैसे बादशाह को सब कार्यों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। सारे मनसबदार अपने-अपने कार्यों का विवरण सीधे बादशाह के पास भेजेंगे, जो बड़े अधिकारी हैं वो। और जो अन्य अधीनस्थ यानी कि जो छोटे अधिकारी हैं, जैसे कि नाज़ीम, सूबेदार, जागीरदार और काजी, काजी मतलब न्यायाधीश, जज इत्यादि अपने-अपने कार्य का जो विवरण है, वो अपने से जो बड़ा अधिकारी है उसके पास वरिष्ठ अधिकारी को भेजेंगे। विशेष परिस्थितियों में कोई अधिकारी सीधे बादशाह तक भी पहुंच सकता था। इसके अलावा शासन की ओर से समय समय पर तरह-तरह के बाजार और त्योहार भी आयोजित किए जाते थे, ताकि बादशाह वहां जाकर स्वयं खुद लोगों का हालचाल जान सके और अपनी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन का उपाय कर सके। तो देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें थी, इसमें बताया गया अबुल फजल ने राजशाही किया, जो राजसत्ता थी उसके बारे में कहा कि जो राजा है उसे खुद भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, जो राजा के जो कार्य हैं, जो बादशाह के जो कार्य हैं उसमें उसको दिलचस्पी, इंटरेस्ट लेना चाहिए। जो बड़े अधिकारी हैं वो उसको रिपोर्ट करेंगे, उसको बताएंगे कि ये काम हो रहा है या ये फाइलें हैं, ठीक है, जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं ये उसको दिखाएंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजा को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसके राज्य में क्या हो रहा है, और अगर आवश्यकता पड़े किसी अधिकारी को जल्द सीधे बादशाह से ही मिलना है, कोई बड़ा अधिकारी है जो डायरेक्टली बादशाह से मिलना चाहता है, क्योंकि सभी ना बादशाह के सामने नहीं आते थे। जो बादशाह के जो कुछ अधिकारी हैं उनको फाइल वगैरह सौंप दी जाती थी, विवरण सौंप दिए जाते थे, फिर राजा या बादशाह उसको देखता था। बट अगर कभी किसी को डायरेक्टली मिलना है तो वो मिल सकता था। ये भी प्रावधान अबुल फज़ल ने सारी चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा ये भी है कि समय-समय पर बाज़ार वग़ैरह लगाए जाते थे, ताकि
त्यौहार भी आयोजित किए जाते थे ताकि जो राजा है, जो बादशाह है, वो स्वयं वहाँ पर जाए, लोगों से डायरेक्टली मिले, उनका हाल-चाल जान सके कि क्या उसके राज्य में सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा, कुछ गलतियाँ हैं तो उसमें सुधार ला सकें। तो अबुल फ़ज़ल ने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि एक राजशाही में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसने राजतंत्र के बारे में ये सारी बातें कही हैं। स्पेशली उसी समय का जो मुगल साम्राज्य था, अकबर का जो साम्राज्य था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर बातें की गई हैं अबुल फ़ज़ल के अकॉर्डिंग। आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी अबुल फ़ज़ल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। इसके साथ ही अगर अबुल फ़ज़ल से रिलेटेड कोई भी बड़ा क्वेश्चन आता है, तो आप इसमें जितनी भी बातें बताई गई हैं इस वीडियो में, आप सारी की सारी बातें लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट करके क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2 ऑप्शन में अगर अबुल फ़ज़ल पे लिखना है एक में, तो आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट को हटा सकते हैं और फिर लिख सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट में आपको 2 ऑप्शन करने होते हैं, तो 2 ऑप्शन में से आपको 1 ऑप्शन पर तो फिर कम ही लिखना होता है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। थैंक यू।